प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने जायसी के प्रेम वर्णन के विषय का अध्ययन किया था। जायसी ने अपने प्रेम वर्णन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रेम का बड़े ही सुंदर तरीके से और काव्य की समस्त विशेषताओं को साथ में लेकर वर्णन किया है। अलौकिक प्रेम वर्णन है जायसी का। इन्होंने पद्मावती को परमात्मा का रूप दिया और रत्नसेन को आत्मा का रूप दिया। स्त्री को परमात्मा मानकर रत्नसेन को जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन अपनाने पड़ते हैं, उन सभी साधनों का प्रयोग करके जिस विरह वर्णन का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है, आज हम उसी विरह का वर्णन इस प्रश्न में भी करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विप्रलंब श्रृंगार ही पद्मावत में प्रधान है। विरह दशा के वर्णन में जहाँ कवि ने भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है, वहाँ कोई अरुचिकारक विवस्त दृश्य नहीं आया है। कृष्णता, ताप, वेदना आदि के वर्णन में भी उन्होंने श्रृंगार के उपयुक्त वस्तु सामने रखी है, केवल उसके स्वरूप में कुछ अंतर अवश्य दिखाई दिया है। जायसी का प्रबंध काव्य लौकिक संबंधों के आधार पर रत्नसेन और पद्मावती के माध्यम से श्रृंगार भाव की ही अभिव्यक्ति करता है। श्रृंगार का वर्णन परिस्थितियों के आधार पर संयोगात्मक और वियोगात्मक दोनों ही स्थितियों में किया गया है, लेकिन इतना होने पर भी कवि का मन विप्रलंब श्रृंगार के प्रति अधिक सजग और उन्मुख हुआ है। जायसी के वियोग श्रृंगार को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। काव्य सौंदर्य और विरह का स्रोत। कवि जब काव्य सौंदर्य को स्थिर रखना चाहता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस सौंदर्य को परिवर्तित और विकसित करने के लिए उसके चतुर्दिक वातावरण के प्रति सावधान रहे। महाकवि जायसी ने इस बात को दृष्टि में रखा है। उसके लिए नागमती के चरित्र को स्वतंत्र प्रसंग में प्रस्तुत किया और नागमती के चरित्र की रक्षा के लिए अपने कथानक को निर्दिष्ट मोड़ प्रदान किया। कवि ने रत्नसेन के हृदय से पद्मावती के अनुराग के प्रति अनुराग की भावना को उद्बुद्ध कर विरह की सृष्टि की। अतः पद्मावती में विरह दो प्रकार से उन्मुक्त हुआ है। एक की प्रवृत्ति पुरुष की वियोग भावना की ओर है तथा दूसरी नारी के विरह की ओर उन्मुख रहा है। विरह व्यंजना का भारतीय स्वरूप। जायसी यद्यपि सूफी कवि थे और उन पर फारसी साहित्य और जीवन का भी पर्याप्त प्रभाव था, किंतु उन्होंने अपने काव्य में विरह की व्यंजना का भारतीय स्वरूप ही प्रदान रखा है। भारतीय नारी अपने विरह का प्रदर्शन नहीं करती, गीली लकड़ी की भांति ही भीतर सुलगती रहती है, जिसका धुआं भी कभी प्रकट नहीं हो पाता। जायसी स्वयं विरही थे, अतः उन्होंने प्रेम में विरह की स्थिति की सच्चाई के साथ व्यंजना की है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकुक्ति मार्ग मह पड़े कंत धरे छह पाँव। विरह में सुख दुखात्मक अनुभूति। यह सर्व स्वीकृत तथ्य है कि विरह केवल प्रिय के अभाव से ही उत्पन्न होता है, अतः यही अभाव विरही के दुख का मूल कारण हो जाता है। उस दुख में असीम आनंद और संवेदना छिपी रहती है। वह जड़ और चेतन से स्वभावतः ही अपरिचित जाता है। नागमती का संदेश प्रेषण। जायसी ने पद्मावत में रत्नसेन की पटरानी नागमती के विरह का चित्रण करने के लिए एक स्वतंत्र खंड की रचना की है। जब रत्नसेन चित्तौड़ छोड़कर पत्नी और माता की प्रेम ममता का त्याग करके पद्मावती को प्राप्त करने के लिए योगी बनकर चला जाता है, नागमती की आंसुओं के समस्त प्रकृति गीली हो चुकी होती है और उसी की विरह ज्वाला में झुलसी हुई दिखाई देती है। विरह की तीव्र पीड़ा से कराहती हुई नागमती के आदर्श संदेश की ओर दृष्टिपात करना उचित है। उसे वासना की लिप्सा नहीं, केवल समदृष्टि मात्र से ही वह संतुष्ट होने वाली अकिंचन नारी है। पीयूषो कहो संदेश डा, हे भूरा हे काक,
सोधनी विरह जरी मुई तेहिक दुआ हम लोग। विरह की व्यापकता। जायसी का विरह वर्णन किसी स्त्री, पुरुष अथवा स्थान तक सीमित नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर की सत्ता कण कण में है, उसी प्रकार जायसी का विरह भी सारे संसार में व्याप्त है। संसार में कोई इस प्रकार की वस्तु नहीं है जो विरह आग में न जल रही हो। इसी विरह ताप के प्रभाव से पशु, पक्षी, वनस्पति, आकाश, पाताल और सूर्य आदि भी निरंतर पीड़ित है। विरह की आगी सूर जपि कांपा, रात दिवस जरे ओहि के तापा। खिनहि सरग खिन जाय पतारा, थिर न रहे ए आग अपारा। विरह की गंभीरता। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी ऊहात्मक नहीं बन पाया है, अपितु उससे गंभीरता बनी रहती है। जाड़े के दिनों में भी पड़ोसियों तक विरह ताप पहुंचाकर उसे बेचैन करने वाले, शरीर पर रखे हुए कमल पत्तों को भूनकर पापड़ बनाने वाले, विरह से कृशकाय होकर श्वास प्रश्वास के पालने में झूलने वाली नायिका तथा उसके ताप का मार करने वाला चित्रण पद्मावत में नहीं किया गया है। यद्यपि जैसे कि नागमती का ताप किसी से कम नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कहती है, हाड़ भये सब किंकिरी, नसी भये सब तांती। विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति। प्रेम चाहे कितना ही दुखदायी यंत्रणा में क्यों न हो, उस यंत्रणा को सहने में भी एक प्रकार की सांत्वना और आनंद है। प्रेमजन्य संताप के अतिरेक से नागमती को रह रहकर संताप सहने की बुरी लत पड़ गई है। महादेवी की तरह मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ कहकर नागमती भी इस ओर प्रवृत्त है। जायसी की ऐसी अनूठी विरह व्यंजना साहित्य में नेत्र ढूंढने से भी नहीं मिलती है। प्रकृति से तादात्म्य। मनुष्य का विरह अपना क्षेत्र प्रकृति तक विस्तृत कर लेता है। उसके सहन संपर्क में आने वाले, उसी के द्वारा पाले गए पौधे किस प्रकार उसके दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होते हैं, यह बात बड़े कौशल के साथ जायसी ने प्रकट की है। प्रकृति के संवेदन की कल्पना तो संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र बड़ी पड़ी है, फिर भी हिंदी में यह कल्पना सदैव चिर नवीन ही रहेगी। प्रकृति सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मानव की आत्मा में रस समन्वित गुणों का व्यापक प्रसार हो। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हो झुराव बिछुरी मोई जोरी। विरह का उत्कर्ष। जायसी ने मानव हृदय की सामान्य भावभूमि पर विरह की ऐसी भावधारा प्रभावित की है जिससे हृदय का समस्त कलुष खुल जाता है। कौन हृदय रसिक जो इन पंक्तियों को पढ़कर न तड़फा हो। यह तन चारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारग उड़ी पड़े, कंत धरे जह पाँव। विरह पर सूफी प्रवाह। जायसी के पद्मावत में विप्रलंब श्रृंगार ही प्रधान है। कवि ने भारतीय विरह पद्धति का ही अधिकतम अनुसरण किया है, किंतु सूफी होने के कारण फारसी साहित्य द्वारा पोषित विरह पद्धति का प्रभाव भी यत्र तत्र दिखाई देता है। विदेशी प्रभाव के कारण वियोग दशा में वस्त्र चित्रण भी आ गए हैं। रकत न रहा विरह तन जारा, रति रति होई नैननि डरा। 12 मासा वर्णन। नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा भी आ जाता है, जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुरूप भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। 12 मासा में मुख्यतः 2 बातें हैं। प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का दिग्दर्शन, तुक के नाना रूपों और कारणों का उद्भावना। 12 मासा में अनेक सुंदर संकेतों की झलक हम पाते हैं। चढ़ा आकाश अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम साम धोरे धन आए, चेत ध्वजा बगपात दिखाए। अगला बिंदु है हिंदू गृहिणी का विरह। जायसी ने अपने 12 मासा वर्णन में हिंदू दाम्पत्य जीवन और उसमें गृहिणी की स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। विरह की अभिव्यक्ति करने में नागमती अपना रानीपन भूल गई है
वह राजसी ठाट में रहकर भी इस बाहरी दिखावे को हृदय में स्थान नहीं देती। हिंदू गृहिणी की सामान्य स्थिति का चित्रण करने में उसका प्रेम उज्ज्वल प्रकाश में दीप्त उठता है। चारिहु पवन चकोरे लागे, उठे आगे ओ आवे आंधी। सात्विक पाना। नागमती के विरह वर्णन में भोग की प्रधानता नहीं है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा है, नागमती के विरह वर्णन में भोग विलास नहीं है, अपितु में असुचिता, पवित्रता और सात्विकता का प्राधान्य है, क्योंकि जायसी की विरहिणी विरह की आग में जलकर इतनी पवित्र, इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसके हृदय का सारा गर्व नष्ट हो जाता है। अहंकार की कालीमा जल जाती है, विषयों की ललक भस्म हो जाती है और राग द्वेष का कलुष सदा सदा के लिए जलकर समाप्त हो जाता है। मोहि भोग सो काज न बारी, सोह दीठ की चाह नारे। इस तरह से जायसी का जो विरह वर्णन है संसार के समस्त विरह वर्णनों से किसी तरह से कम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति काल का यह जो विरह वर्णन है, ये सिर्फ भक्त कवियों को ही नहीं, हर तरह के श्रेष्ठतम कवियों का विरह वर्णन है और अपना अद्वितीय स्थान रखता है, इसमें कोई सानी नहीं है। धन्यवाद।